हेलो दोस्तों, मेरा नाम रियाज़ मोहम्मद है। हम बात कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और व्यापार शेष की। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज एमसीक्यूज़ का अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का तुलनात्मक लागत सिद्धांत किसने दिया? तो इसमें देखते हैं अपन, प्रोफेसर पिगू ने, प्रोफेसर मार्शल ने, प्रोफेसर रिकार्डो ने या प्रोफेसर एडम स्मिथ ने। तो इसका राइट आंसर होगा प्रोफेसर रिकार्डो ने। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत पर आधारित है। डेविड रिकार्डो, जो कि 1772 से 1823 का कालखंड में ये अपने जो सिद्धांत थे इन्होंने दिया था। रिकार्डो का मानना था कि किसी भी राष्ट्र को अपनी उत्पादन क्षमता का प्रयोग अनुकूलतम उत्पादन वाली वस्तु में करना चाहिए, यानी कि जो भी आप उत्पादन कर रहे हो वो अनुकूलता वाली वस्तु उत्पादन में करना चाहिए। इसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि कोई भी राष्ट्र सिर्फ उसी वस्तु को उत्पादन करे जिसमें उसके प्राकृतिक संसाधन और उसके जो भौगोलिक वातावरण है दोनों अनुकूल हों। जैसे कि सपोज करो, कोई राष्ट्र ए वस्तु का उत्पादन करता है और उस वस्तु के उत्पादन में उसके प्राकृतिक संसाधन और भौगोलिक दशाएं उस वस्तु के उत्पादन में अनुकूल हैं, तो फिर उस राष्ट्र को उसी वस्तु का उत्पादन करना चाहिए, ना कि ऐसी वस्तु का उत्पादन जिसमें वो अनुकूल नहीं हो। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत प्रमुख हैं। रिकार्डो के अनुसार किसी भी देश की प्राकृतिक और भौगोलिक दशाएं सही वस्तु के उत्पादन के लिए अनुकूल नहीं होती हैं। तो कुछ के लिए ये क्या होती है, अनुकूल होती है, और कुछ के लिए प्रतिकूल होती है। बिल्कुल सही कहा है। यानी कि कोई भी राष्ट्र अपनी उत्पादन क्षमता का प्रयोग सिर्फ अनुकूल वाली वस्तु को उत्पादन में करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक बात इम्पोर्टेंट कही गई है कि सभी वस्तु को उत्पादन के लिए प्रत्येक राष्ट्र उत्पादन नहीं कर सकता, क्योंकि सभी दशाएं अलग-अलग होती हैं। कुछ दशाएं उसके अनुकूल होती हैं, तो कुछ दशाएं उसके प्रतिकूल होती हैं। तो अनुकूल वाली वस्तु के उत्पादन में ही उसको उत्पादन करना चाहिए। यदि कोई राष्ट्र अपनी साधन या क्षमता का प्रयोग अनुकूलता वाली वस्तु के उत्पादन पर करता है, तो प्रति इकाई उत्पादन की तुलनात्मक लागत कम आती है। बिल्कुल सही बात है कि जो प्रति इकाई वस्तु की उत्पादन लागत है, वो सामान्यतः कम आएगी, क्योंकि वो अनुकूल वाली वस्तु को उत्पादन में कर रहा है और निरपेक्ष लाभ भी अधिक होगा। अतः प्रत्येक राष्ट्र को अपनी अनुकूलता वाली वस्तु के उत्पादन को ही उत्पादन करना चाहिए, जिससे निरपेक्ष लाभ अधिक होगा और इस अतिरिक्त उत्पादन को अभाव वाले देशों में निर्यात कर सकेंगे तथा निर्यात से प्राप्त आय से अभाव वाली वस्तु के आयात किया जा सकेगा। ऐसा करना आयातक और निर्यातक दोनों ही राष्ट्रों के लिए हितकर होगा। इसी कारण से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जन्म हुआ। बिल्कुल सही कहा है कि जो अभाव वाली वस्तु के हम क्या कर सकते हैं, आयात कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो अतिरिक्त उत्पादन होगा उस अतिरिक्त उत्पादन को हम अभाव वाली वस्तु के आयात में व्यय कर देंगे। इससे क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो स्थिति है वह अनुकूल रहेगी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विदेशी व्यापार के कितने प्रकार होते हैं? सामान्यतः विदेशी व्यापार के 3 प्रकार होते हैं: आयात व्यापार, निर्यात व्यापार और पुनः निर्यात व्यापार। तो इसका राइट आंसर होगा ए। भारत के प्रमुख आयात। भारत के प्रमुख आयातों में आता है खनिज तेल, सोना चांदी, खाद्य तेल, रक्षा सामग्री, पूंजीगत वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, प्लास्टिक का सामान, रसायन, कीमती पत्थर, परिवहन के उपकरण इत्यादि। यानी कि इन वस्तुओं का हम आयात करते हैं। भारत के प्रमुख निर्यात। भारत के प्रमुख निर्यातों में बात करते हैं, रत्न आभूषण है, अभ्रक है, मैग्नीज है, कच्चा लोहा है, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हैं, मछली उत्पादन है, मसाले हैं, काजू, कपास, चाय, कॉफी आदि हैं। यानी इन वस्तुओं का हम क्या करते हैं,
निर्यात करते हैं। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम्म, किस वित्त वर्ष में विदेशी व्यापार सर्वाधिक अनुकूल रहा? यानी कि कौन सा वित्त वर्ष था जिसमें सर्वाधिक विदेशी व्यापार हमारे अनुकूल रहा? बात करते हैं 1972-73, 1977-78, 1976-77 या 1971-72। तो कहेंगे 1972-73 में विदेशी व्यापार हमारे अनुकूल रहा, यानी कि ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्वतंत्र प्राप्ति से वर्तमान तक विदेशी व्यापार प्रतिकूल रहा, सिवाय दो वित्त वर्ष के। 1972-73 में 104 करोड़ हमारे अनुकूल रहा था और 1976-77 में 68 करोड़ हमारे अनुकूल रहा था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्तमान समय में भारत के साथ सर्वाधिक विदेशी व्यापार करने वाले देशों का सही क्रम क्या होगा? यानी कि भारत के साथ जो विदेशी व्यापार करते हैं, उन विदेशी व्यापार करने वाले देशों का सही क्रम क्या होगा? इसको समझते हैं। तो चीन, अमेरिका, यूएई, चीन, यूएई, अमेरिका, चीन, सिंगापुर, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए, चीन, अमेरिका, यूएई। इसको समझते हैं आगे। ठीक है, बात करते हैं भारत के शेष निर्यात गंतव्य देश अप्रैल से नवंबर 2000। अमेरिका, इसको हम करते हैं 18%, चीन 7.8%, संयुक्त अरब अमीरात 5.6% और या हांगकांग 3.7%। यानी इन देशों को हम सामान्यतः निर्यात करते हैं, जो कि सर्वाधिक मात्रा में है। भारत के शेष 10 आयात गंतव्य देश अप्रैल से नवंबर के मध्य की अगर बात करी जाए तो इसमें आता है चीन 17.7%, अमेरिका 7.5%, संयुक्त अरब अमीरात 6%, हांगकांग 4.3%। आगे चलते हैं। भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार चीन के साथ है, जबकि समूह के रूप में सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस के साथ है? ठीक है, तो हमारा जो समूह के रूप में जो विदेशी व्यापार है वो सामान्यतः यूरोपियन संघ के साथ होता है। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भुगतान संतुलन के नियम कौन बनाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भुगतान संतुलन के नियम कौन बनाता है? विश्व बैंक, आईएमएफ, विश्व व्यापार संगठन या विश्व व्यापार करने वाले देश। तो इसका राइट आंसर होगा आईएमएफ। इसको समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नियम बनते हैं वो सामान्यतः आईएमएफ के दिशा निर्देशों अनुसार बनते हैं। ठीक है, तो आईएमएफ आईएमएफ बनाता है और आईएमएफ क्या करता है, फिर प्रत्येक देश को, जो भी देश है प्रत्येक देश को क्या कर देता है, वो वहाँ के जो केंद्रीय बैंक होता है, सेंट्रल बैंक, जैसे भारत में कौन है, आरबीआई, इनको ऑथोराइज कर देता है। फिर उन नियमों को पालन कराने के लिए आरबीआई कानूनी कार्रवाई करता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत से सेवाओं के निर्यात में सबसे बड़ी हिस्सेदारी किस क्षेत्र की है? तो भारत से सेवाओं के निर्यात में अगर बात करी जाए सबसे बड़ी हिस्सेदारी देखते हैं किसकी है, व्यावसायिक सेवा की, यात्रा सेवा की, दूरसंचार और कंप्यूटर सेवा की या पर्यटन सेवा की। तो इसमें इसका जो राइट आंसर होगा सी। इसको डिटेल में समझते हैं। यानी कि दूरसंचार सेवा नंबर 1 पर आता है, दूरसंचार व कंप्यूटर सेवा। इसके बाद में आता है व्यावसायिक सेवा, यानी कि ए। इसके बाद आता है यात्रा सेवा, यानी कि बी। तो राइट आंसर होगा सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चालू खाता अधिक्य में कब रहा? यानी कि ये बताना है कि चालू खाता अधिक्य में कब रहा। 2004 से 2007 के मध्य, 2001 से 2004 के मध्य, 2002 से 2005 के मध्य, या उपरोक्त में से सभी गलत हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 2001 से 2004 के मध्य, जो कि चालू खाता अधिक्य में रहा था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कैपिटल
पूंजी खाते कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत शामिल होते हैं। ये पूछ रहा है कि विदेशी व्यापार जब हम करते हैं, उसमें भुगतान संतुलन के संबंध में जो पूंजी खाता होता है, उसमें पूंजी खाते में किन-किन मदों को शामिल किया जाता है। तो पूंजी खाते के माध्यम से केवल संपत्तियों संपत्तियों तो किया जाता है। संपत्ति की स्थिति से विदेशी व्यापार व विदेशी भुगतानों के प्रभाव को ज्ञात किया जा सकता है। बी पूंजी खाते के माध्यम से संपत्तियों व ऋणों की स्थिति से विदेशी व्यापार पर विदेशी भुगतान में प्रभाव को ज्ञात किया जा सकता है। सी उपरोक्त दोनों या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसमें संपत्तियां तो आ रही है, यहाँ पे भी संपत्तियां आ रही हैं और यहाँ पे ऋण भी आ रहे हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, संपत्ति और ऋणों की स्थिति से विदेशी व्यापार पर विदेशी भुगतान के प्रभाव को हम ज्ञात करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पूंजी खाता वित्तीय लेन-देन में अंतर्राष्ट्रीय पूंजीगत अंतरणों को शामिल किया जाता है। बिल्कुल, यानी पूंजी खाते के जो भी वित्तीय लेन-देन होते हैं, उन वित्तीय लेन-देनों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हम अंतरण करते हैं, आदान-प्रदान करते हैं या लेन-देन करते हैं, उनमें किन-किन को शामिल किया जाता है? ए, गोल्ड का आदान-प्रदान बिल्कुल शामिल किया जाता है। बी, निजी भुगतान ये भी शामिल होता है। सी, राष्ट्रीय संस्थानों से संबंधित भुगतान ये भी शामिल होता है। और प्राप्तियां भी सरकारी ऋण, ब्याज, अनुदान आदि पूंजी में शामिल किए जाते हैं। ई उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ई। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जब भी हम भुगतान करते हैं, पूंजी भुगतान करते हैं, तो गोल्ड, निजी भुगतान, राष्ट्रीय संस्थानों से संबंधित भुगतान, सरकारी ऋण, ब्याज, अनुदान आदि के पूंजी भुगतान सभी को शामिल किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पूंजीगत खाते को कितने भागों में बांटा गया है? तो देखते हैं, जो भुगतान संतुलन के पूंजीगत खाता है, उसको कितने भागों में बांटा गया है? एफडीआई बिल्कुल इसमें है शामिल, पोर्टफोलियो अथवा अप्रत्यक्ष निवेश एफआईआई ये भी शामिल है, बाहरी ऋण ये भी शामिल है, यानी कि उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश में अनुमति क्षेत्र के अंतर्गत कौन गलत है? यानी कि आपको क्या बताना है? गलत बताना है। तो ए में देखते हैं, पेंशन 49% स्वतः मार्ग से, बिल्कुल ये राइट है। चाय बागान क्षेत्र 100% स्वतः मार्ग से, ये भी राइट है। D2H मोबाइल टीवी केबल नेटवर्क 100% स्वतः मार्ग से, ये भी राइट है। यानी इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्षेत्रों में एफडीआई की अनुमति नहीं है, यानी कि ये बताना है किन क्षेत्रों में एफडीआई की अनुमति नहीं है। नंबर एक, परमाणु ऊर्जा तथा रेलवे परिवहन, बिल्कुल परमाणु ऊर्जा और रेलवे परिवहन में एफडीआई की अनुमति नहीं है। बी, लॉटरी व्यापार में भी नहीं है। सट्टा बाजार और जुआ बाजार में भी नहीं है। उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। वर्तमान में लाइसेंस के लिए अनिवार्य उद्योगों की संख्या है। वर्तमान में जो लाइसेंस के लिए अनिवार्य उद्योगों की संख्या कितनी है? ए 5, बी 4, सी 6 या डी 3। इसका राइट आंसर होगा ए। अनिवार्य उद्योगों की संख्या कितनी है? 5 है। इसको डिटेल में पढ़ते हैं। अल्कोहल उत्पाद उद्योग, इसके अलावा तंबाकू उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक एंड एरोस्पेस उद्योग, औद्योगिक विस्फोट पदार्थ उद्योग व रसायन, यानी कि इन 5 उद्योगों के लिए आपको लाइसेंस की आवश्यकता है। ठीक है? यानी कि लाइसेंस की आवश्यकता कितने उद्योगों के लिए है? कहेंगे 5 उद्योग के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं। रुपये का चालू खाते में पूर्ण रूप से परिवर्तन कब किया गया? ए 20 नवंबर 1994, बी
1 अप्रैल 1993, सी 26 दिसंबर 1995 या डी 20 जनवरी 1992। तो इसका राइट आंसर होगा 20 नवंबर 1994 को रुपए का चालू खाते में पूर्ण रूप से परिवर्तन हुआ। ए इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निजी क्षेत्र का पहला एपीजेड कब और कहां स्थापित हुआ? तो इसका देखते हैं हम आंसर क्या दे रखा है। सूरत गुजरात 1995 में, कांडला गुजरात 1965 में, संता क्रूज महाराष्ट्र 1985 में या कोच्चि केरल 1995 में। तो इसका राइट आंसर होगा सूरत गुजरात 1995 में ये पहला ईपीजेड स्थापित हुआ था जो कि निजी क्षेत्र या प्राइवेट क्षेत्र का था। निजी क्षेत्र का ईपीजेड 1995 में सूरत गुजरात में स्थापित किया गया। इसके साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के निम्न ईपीजेड की स्थापना हुई। कांडला गुजरात 1965 में एशिया का प्रथम ईपीजेड स्थापित हुआ। इसके साथ ही फाल्टा पश्चिम बंगाल, शांता क्रूज मुंबई, नोएडा उत्तर प्रदेश, कोच्चि केरल, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, चेन्नई तमिलनाडु समय समय पर स्थापित हुए। आगे बढ़ते हैं। सेज कब बना और कब लागू हुआ? ए 2002 से 2006 के मध्य, बी 2000 में बना वो 2005 में लागू हुआ नहीं, सी 1999 में बना 2000 में लागू हुआ, डी 2000 में बना 2006 में लागू हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा डी। ये 2000 में बना था और लागू हुआ 2006 में। सेज का प्रस्ताव अप्रैल 2000 में रखा गया, 2005 में इसे पारित किया गया और 10 फरवरी 2006 को इसको लागू किया गया। आगे फिर चलते हैं हम। रुपए का अवमूल्यन के संबंध में क्या गलत है? ठीक है। ए 1949 30.5%, ये बिल्कुल सही है। 1966 में 36.50% अवमूल्यन हुआ था, ये भी सही है। 1991 में 18% एक बार हुआ था। 1991 में 3%, ये गलत है। यानी कि यहाँ पर आंसर होना चाहिए था 2%। तो राइट आंसर होगा हमारा डी। आगे चलते हैं। 1991 में रुपए का 2 बार अवमूल्यन किया गया। 1 जुलाई 1991 में 18% व 3 जुलाई 1991 में 2% अवमूल्यन किया गया। साथ ही साथ 1949 में 30.5% और 1966 में 36.50% अवमूल्यन किया गया। अवमूल्यन से क्या इफेक्ट होता है? अवमूल्यन से क्या होता है कि हमारे एक्सपोर्ट अधिक होते हैं, इंपोर्ट कम होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि विदेशी बाजार में हमारी जो मुद्रा की जो वैल्यू है, मूल्य है, वो सामान्यतः कम हो जाता है उनकी मुद्रा के बदले। तो इससे क्या होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मुद्रा से हमारी वस्तुएं खरीद सकते हैं। यही इसका अवमूल्यन का बेसिक कॉज और बेसिक कारण है। विदेशी व्यापार नीति के संबंध में क्या सही नहीं है? समझते हैं इसको। 2009 से 2014 की विदेश व्यापार नीति की घोषणा आनंद शर्मा के द्वारा की गई। बी 2015 से 2020 की विदेश व्यापार नीति की घोषणा निर्मला सीतारमण के द्वारा की गई। सी नवीन विदेश व्यापार नीति 2030 की घोषणा पीयूष गोयल के द्वारा की गई। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये पूछ रहे हैं कि विदेश व्यापार नीति संबंध में क्या सही नहीं है। तो ये तीनों तो सही है, ये गलत है। तो इसका मतलब है राइट आंसर इज डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नवीन विदेश व्यापार नीति 2023 में निर्यात का लक्ष्य कितना रखा गया? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फैक्चुअल है। निर्यात का लक्ष्य कितना रखा गया? तो ए 2 ट्रिलियन, बी 5 ट्रिलियन, सी 3 ट्रिलियन या डी 2.5 ट्रिलियन। तो निर्यात का लक्ष्य रखा था 2030 की जो नीति थी उसके तहत ए 2 ट्रिलियन। आगे चलते हैं। नवीन विदेश व्यापार नीति के संबंध में ही पूछ रहा है अगला प्रश्न भी। एस्कोमेट पॉलिसी में क्या सही नहीं है? यानी कि ये पॉलिसी बनाई गई है नवीन विदेश व्यापार की, इसमें क्या गलत है ये बताना है। एस से स्पेशल, बिल्कुल ये सही है। एम से मटेरियल, ये भी सही है। ई से इक्विपमेंट, ये भी सही है। डी में क्या है? टी
टी से टैलेंट, ये गलत है। टी से हमारा क्या होगा? टेक्नोलॉजी होगा, ठीक है ना? टेक्नोलॉजी होगा। तो यानी कि हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। आगे चलते हैं। नवीन विदेश व्यापार नीति एफटीपी 2023। इस नीति की घोषणा 1 अप्रैल 2023 को वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा की गई, जिसके तहत निर्यात का लक्ष्य 2030 तक 2 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर रखा गया है। ट्रिलियन मतलब खरब। 2030 से पहले भारत को 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाना है। इस नीति के मुख्य दृष्टिकोण को 4 बिंदुओं पर रखा गया है। नंबर 1, उभरते क्षेत्र को निर्यात हब के रूप में विकसित करना, यानी कि जो क्षेत्र जिस जिस क्षेत्र से संबंधित है उस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इसको एक निर्यात हब के रूप में विकसित किया जाएगा। नंबर 2, छूट के लिए प्रोत्साहन। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विदेश व्यापार नीति ने ये पैमाना भी रखा गया है कि इसमें छूट के लिए प्रोत्साहन दिया जाए। नंबर 3, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। नंबर 4, सहयोग के माध्यम से निर्यात। एस्कोमेट पॉलिसी को कारगर बनाना। एस्कोमेट स्पेशल केमिकल ऑर्गेनिज्म मटेरियल इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी है। एस्कोमेट विशेष रसायन जीव सामग्री उपकरण व प्रौद्योगिकी है। सरकार एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम को बेहतर कर पेपरलेस बनाने की योजना पर काम कर रही है। सरकार क्या कर रही है? एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, है ना, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए पेपरलेस बनाने की योजना पर काम कर रही है। यानी कि अब जो भी कामकाज होगा वो पेपरलेस के माध्यम से होगा। निर्यात उत्कृष्टता शहरों की संख्या 39 शहरों के अलावा यूपी के निम्न शहरों को भी शामिल किया गया है। इनमें कौन कौन से हैं? तो कहेंगे फरीदाबाद, मिर्जापुर, मुरादाबाद, वाराणसी। इन शहरों को टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस में शामिल किया गया है। इन शहरों को परिधान हैंडीक्राफ्ट के लिए शामिल किया गया है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 22। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विशेष आहरण अधिकार पेपर गोल्ड व्यवस्था कब प्रारंभ की गई? 1970 में, 1971 में, 1972 में या 1973 में? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 1971 में। आगे चलते हैं। भारत आसियान मुक्त व्यापार समझौता कब संपन्न हुआ? यानी कि भारत और आसियान देशों के मध्य जो मुक्त व्यापार समझौता था वो कब संपन्न हुआ? तो कहेंगे 2008 में, बी 2009 में, सी 2010 में या डी 2007 में? तो इसका राइट आंसर होगा बी 2009 में। आगे चलते हैं। विदेश व्यापार के संबंध में बनाई गई कमेटी सही है। देखते हैं इसमें आगे। ए 1949 में गोरवाला समिति बनी थी, बिल्कुल ये तो बनी थी। 1957 में डिसूजा समिति, ये भी बनी थी। 1961 में मुदालियार समिति बनी, तो ये 61 में बनी थी। मुदालियार, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। आगे चलते हैं। विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने हेतु निम्न समितियों का गठन किया गया। 1949 में गोरवाला, 1957 डिसूजा, 1961 में मुदालियर, 1977 में अलेक्जेंडर और 1981 में टंडन समिति का गठन किया गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो इसमें देखते हैं ऑप्शन में कहाँ दे रखा है। जनवरी 1983 दिल्ली में, जनवरी 1982 मुंबई में, सी 15 अगस्त 1982 कोलकाता में या डी 26 जनवरी 1983 दिल्ली में? तो इसका राइट आंसर होगा बी, जनवरी 1982 मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। 26। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना कब और कहाँ की गई? ए 27 दिसंबर 1947 वाशिंगटन डीसी, बी 27 दिसंबर 1945 वाशिंगटन डीसी, सी 27 दिसंबर 1945 जिनेवा स्विट्जरलैंड या डी 27 दिसंबर 1946 वाशिंगटन डीसी? उसका राइट आंसर होगा 27 दिसंबर 1945 वाशिंगटन डीसी, यानी राइट आंसर क्या होगा? डी।
वाशिंगटन डीसी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना कब की गई? हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना कब की गई? देखते हैं इसमें। ए 1985 में, बी 1983 में, सी 1984 में या डी 1986 में। तो इसका राइट आंसर होगा डी 1986 में। फेमा को किस वर्ष लागू किया गया? इसको देखते हैं। ए जून 2000 को, बी 1 जून 1999 को, सी 1 जून 2001 को या डी 1 जून 2005 को। किस वर्ष लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 1 जून 2000 को, यानी कि ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। फेमा अर्थात विदेशी मुद्रा प्रबंध नियमन 1999 1 जून 2000 को लागू किया गया। फेमा का उद्देश्य विदेशी मुद्रा बाजार में लेनदेन को उदार बनाने तथा देश में विदेशी मुद्रा बाजार के समुचित व्यवस्थित विकास को प्रोत्साहित करना इसका लक्ष्य रखा गया। आगे चलते हैं। निम्नलिखित संगठनों में से कौन सा निर्यातकों की विभिन्न जोखिमों हेतु बीमा प्रदान करता है? देखते हैं इसमें कौन करता है बीमा प्रदान। तो भारतीय रिजर्व बैंक, बी एक्सिस बैंक, सी एसबीआई या डी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। तो इसका राइट आंसर होगा डी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। आई होप आपको ये एमसीक्यूज की सीरीज अच्छी लगी होगी। अगर ये एमसीक्यूज की सीरीज अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।